नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक साल के सभी वो करंट अफेयर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाला जो यूपीएससी सिविल सेवा का एग्जाम है 2023 का, उसके लिए रेलेवेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग जो पीरियड ऑफ कवरेज मैंने यहाँ पे माना है, आई एम बिगिनिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2022, यानी कि इस साल की शुरुआत से हम लोग इसकी कवरेज करने वाले हैं। हम लोग इसमें रिस्क नहीं लेने वाले हैं। अगले साल का प्रीलिम्स जब तक होगा उसके एक महीने पहले तक के सारे करंट अफेयर्स हम लोग साइंस एंड टेक के आपके सामने पेश करने वाले हैं। यदि आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यदि आपका जो टारगेट ईयर है वो 2023 है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली जरूर देखिए। और अगर आप लोग यूपीएससी को छोड़ के किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में भी आपके लिए ये वाली वीडियो रेलेवेंट हो सकती है। अगर आप लोग 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपके लिए वीडियो उतनी रेलेवेंट नहीं होगी, उस केस में आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, मेरा नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है। यदि आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ या फिर नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, दैट इज अनिरुद्ध सर। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ना चाहते हैं तो हमारा साइंस एंड टेक का डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे सुपर कोचिंग में अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये वाला जो कोर्स है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें हम लोग जो है कंप्लीट थ्योरी को कवर करवा रहे हैं एंड साथ ही में इसमें हम लोग जो है आपके लिए लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी कवर करवाएंगे। अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन करना है तो जो फिलहाल इस कोर्स का प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में आपको कोर्स मिल रहा है। ओनली एंड ओनली इन 18,900 रुपीज आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको केवल मेरा कोर्स नहीं बल्कि यूपीएससी की जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसमें आपको बाकी टीचर्स के सभी कोर्सेज एंड साथ ही में आपको जो इंडिया के टॉप लेवल के यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं इनके भी अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर एक चीज आप मेरे लिए कर सकते हैं तो वो ये है कि अगर कोर्स परचेज करने जाएंगे तो वहां पर आप लोग मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि जी हां, आपने यहां पे जो है कूपन कोड मेरा इस्तेमाल किया है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है गगनयान का, जो कि आपको मालूम होगा काफी सालों से सुर्खियों में चल रहा है। इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया था वो जनवरी 13, 2022 की आपके सामने ये वाली खबर है। द हिंदू की ये न्यूज है, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। ये वाला स्टेटमेंट हमारी भारत की जो स्पेस एजेंसी है आईएसआरओ यानी कि इसरो के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया था। जनवरी इसरो हैड प्लान्स टू लॉन्च गगनयान बिफोर 15 अगस्त 2022, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। आपको मालूम है कि अभी तक जो है वो गगनयान को हमने लॉन्च नहीं किया है। गगनयान की जो लॉन्चिंग है वो इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है कि इसका जो ट्रायल फ्लाइट होने वाला है वो मोस्टली 2023 फरवरी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो उस दिन का सभी को इंतजार है। ऑब्वियसली इसका जो ट्रायल फ्लाइट था वो बहुत टाइम से डिले हो रहा है, जिसमें पहला फैक्टर कोविड-19 था और कोविड-19 के बाद हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें भी क्योंकि हमें कुछ दिक्कतें देखने को मिली, उसके चलते गगनयान जो है वो ओवरऑल ही थोड़ा सा डिलेड चल रहा है। और इसका जो ट्रायल फ्लाइट है उसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि वह फरवरी 2023 में आपकी लॉन्चिंग होने वाली है। खैर, जो ये गगनयान का मिशन है, ये मिशन बेसिकली क्या चीज है? ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होने वाला है, जिसको कि हमने कंप्लीट रूप से इंडिजिनसली तैयार किया है। इसमें आप देख पाएंगे, इसमें यह कहा जा रहा है कि जीएसएलवी मार्क 3 जो कि इंडिया का सबसे एडवांस रॉकेट है, उसके इस्तेमाल से इस पर्टिकुलर मैन्ड मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंडिया का स्पेसपोर्ट है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। उसके बाद 16 मिनट के अंदर ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हुए ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज जो है वो स्पेस में लगाने वाला है और उसके बाद ये वापस धरती पर आ जाएगा। 36 मिनट्स फ्रॉम डी बूस्ट टू लैंडिंग। और ये वापस जो है उम्मीद है कि ये अरेबियन सी के अंदर आपको वापस देखने को मिल जाएगा। ये यहां पे पूरा का पूरा प्रयास है जो कि गगनयान मिशन के अंदर होने वाला है। अगर इसको हम लोग सक्सेसफुली कैरी आउट कर लेते हैं, उस केस में इंडिया विल बिकम द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड मिशन आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो अभी तक दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इस चीज का प्रयास किया है और सक्सेसफुली उन्होंने इस चीज को किया है। अब जो है इंडिया अगर ऐसा कर देता है तो उस केस में वी विल बिकम द 4th कंट्री टू डू सो। लॉन्च ऑब्वियसली अब इसका डिले हो चुका है, 2022 में इसका लॉन्चिंग नहीं होने वाला है।
सो गगनयान के बारे में कुछ तथ्य आपको बता दूं। ये मिशन जो है वो इसरो रन कर रही है। पर्पस वही है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू द लो अर्थ ऑर्बिट। ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है, पूरा का पूरा जो आपका मॉड्यूल है वो असल में लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको कि हम लोग LEO बोल देते हैं, उसी के अंदर जाने वाला है। इस मिशन के अंदर ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप लोग मैन्ड मिशन भेजेंगे, इसमें आप एक तो 2 अनमैन्ड मिशन को भेजेंगे और एक मैन्ड मिशन को भेजेंगे, विच विल बी कैरिड आउट अंडर द प्रोग्राम। गगनयान वुड बी स्मॉलर इन साइज दैन द करंट मैन्ड मिशन, जो कि हमें रशिया का सोयूज है और चाइनीज शेंजू है और जो नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसकी तुलना में गगनयान का साइज काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इंडिया का सबसे ज्यादा जो है सॉलिड, सबसे ज्यादा तगड़ा जो हमारा रॉकेट व्हीकल है, दैट इज द GSLV Mark 3, द 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यूज टू लॉन्च गगनयान। ये सर्कल करेगा अर्थ को एट अ लो अर्थ ऑर्बिट, अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 किलोमीटर का आपके ऑर्बिट में ये रहेगा। वैसे लो अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज होती है थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसकी जो हाइट रहने वाली है ये 300 to 400 किलोमीटर रहने वाली है। 5 to 7 डेज तक ये स्पेस में रहने वाला है। पेलोड में आपका एक तो क्रू मॉड्यूल होगा, क्रू मतलब कि जो इसमें लोग जाएंगे, मैन्ड मिशन है तो एक मॉड्यूल में लोग होने वाले हैं स्पेसक्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बींग्स, और दूसरा आपका सर्विस मॉड्यूल होने वाला है पावर्ड बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए तो क्रू मॉड्यूल है और एक आपका सर्विस मॉड्यूल है, इसको अगर आप कंबाइन कर देते हैं तब जाकर के ये आपका बन जाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। अंडरस्टूड। इसमें इस चीज को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई बार इसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इनकी भी उम्मीद यही थी कि 2022 में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू वेरियस डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इसका लॉन्च डिले हुआ है। तो इसके जो बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बात करें तो इट विल एनहांसेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली वी विल बिकम द 4th नेशन टू डू सो, हमने बात कर ली है। नेशनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अदर इंस्टीट्यूट्स, अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, तो इन सबको भी यहाँ पर काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इंप्रूव्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा। इंस्पायर्स यूथ टू टेक चैलेंजेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स, एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स वे फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड पॉलिसीज। तो ये सारे इसके अलग अलग फायदे हैं। इस तरह के सवाल आपको मेंस की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं कि गगनयान को लॉन्च करने के क्या क्या फायदे हैं जो कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसरो के द्वारा जो अपकमिंग मिशन आने वाले हैं, दैट इज 1 इज गोइंग टू बी चंद्रयान 3 मिशन, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में हमारा वो मिशन पार्शियली फेल हुआ, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ, पार्शियली फेल हुआ। जो लैंडर था वो उसमें सही से काम नहीं करा था। तो ये हमारा जो मून का तीसरा मिशन होने वाला है, इसकी लॉन्चिंग मोस्टली 2023 में होने वाली है। शुक्रयान मिशन, जैसा हमने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था जो कि मार्स मंगल ग्रह के लिए था, वैसे ही शुक्र ग्रह के लिए यानी कि वीनस के लिए हम लोग शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। इसकी प्लानिंग अभी चल रही है, इसका टेंटेटिव डेट भी फिलहाल सामने नहीं आया है। अगर हम लोग बात करें गगनयान से जुड़ा हुआ एक सवाल, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2022। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 2 अनमैन्ड मिशन एंड 1 मैन्ड मिशन विल बी कैरिड आउट अंडर द प्रोग्राम। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 2 अनमैन्ड मिशन हैं और एक आपका मैन्ड मिशन है जो कि इसके तहत कैरी आउट किया जाएगा। सो इसके चलते ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। इस चीज को लेकर साथियों यूपीएससी सवाल कई बार पूछ चुकी है। 2014 में यूपीएससी ने इस टॉपिक को लेकर सवाल पूछा था मेंस की परीक्षा में, और उसके बाद इस चीज को लेकर सवाल पीटी में भी आ चुका है। मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन या तो 17 में आया था या फिर 2018 में हमें देखने को मिला था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब लैंसेट जो कि दुनिया का एक फेमस जर्नल है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि AMR इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, इनफैक्ट ये है भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट कि AMR जो है इट इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग AMR को समझ लेते हैं कि AMR होता क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये जो आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये बेसिकली क्या होती है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होती है जब बैक्टीरिया चेंज कर जाता है एंड बिकम्स रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शंस दे कॉज। मैं इसका आपको बहुत ही ज्यादा एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले जो हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे थे,
अगर हमें बुखार होता था, उस तरह की दवाइयां हम आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग वैसी ही दवाइयां आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जो बीमारी है, हमारी जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रही है। ये बेसिकली बताती है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सही से काम नहीं कर रही। एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि जिन बैक्टीरिया की वजह से हमें बीमारी हुई थी शायद वो बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ना। ये वाले हमें दो मेन फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके और कई सारे अन्य फैक्टर्स भी हैं जो कि इस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज को? कि एंटीबायोटिक का फेल होना और बैक्टीरिया का स्ट्रांग होना, इसको कई सारे फैक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एंटीबायोटिक्स का ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है, मान लीजिए आपको एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए थी 3 दिन के लिए लेकिन आप लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं 5 दिन के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ओवर द काउंटर जाकर के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर जाकर के दवाइयां ले लेते हैं, केमिस्ट से पूछ के दवाइयां ले लेते हैं कि मेरा हेडेक हो रहा है या मुझे फीवरिश लग रहा है तो मैं क्या दवाई लूं। उस केस में ये वाली प्रॉब्लम्स आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। सेकंड, अगर पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट को टाइम से फिनिश नहीं कर रहा, मान लीजिए उसको कहा था कि आपको 7 डेज की दवाई लेनी है लेकिन वो चौथे दिन के बाद उसको ठीक लगने लगा तो उसने दवाई लेनी बंद कर दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। उसके बाद अगर हम लोग लाइफ स्टॉक में और फिश फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड चेन के माध्यम से इंसानों के अंदर पहुंच जाता है और वो अल्टीमेटली इंसानों को अफेक्ट करता है और उसके चलते एंटीबायोटिक्स आपकी काम करना बंद कर जाती हैं। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, आप लैक ऑफ हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डेवलप्ड, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट लैंसेट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि अगर आप देखेंगे 2000 से लेके 2018 के बीच में, यानी कि 18 साल के इस गैप के बीच में जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन केवल 15 नई ऐसी ड्रग्स हैं जिनको की अप्रूवल दिया गया है। यानी कि जो हमारा एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट है वो उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितनी तेजी से या तो बैक्टीरिया स्ट्रांग हुए हैं या फिर जितनी तेजी से नई नई बीमारियां हमें देखने को मिली हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का या फिर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। नाउ इन्हीं चीज के ऊपर ये वाली रिपोर्ट को सामने पेश किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि दिस इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें आप देखिए इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन एंटीबायोटिक डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है। केवल 15 नई ड्रग्स को बनाया गया है। दुनिया में पाए जाने वाले 7 डेडलीस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन हैं वो केवल 2 ही के खिलाफ अवेलेबल हैं, वन इज न्यूमोनिया एंड वन इज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, आपको जाकर चेक करना है कि दुनिया के 7 डेडलीस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से माने जाते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला जो आंकड़ा, जो ऑब्जर्वेशन बताया है इस रिपोर्ट ने, उन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से तो वो छोटे बच्चे हैं। ऐसे छोटे बच्चे जिनकी आयु 5 साल या उससे कम है। तो 1 in 5 डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू AMR अकर्ड इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्शन हो रहा है तो वो बच्चों का सेक्शन है। अगर आप देखें 20% जो डेथ्स हैं वो आपको लेस देन 5 years ऑफ एज के बच्चों में देखने को मिल रही है। ये इसका एक चार्ट है जो कि दिखाया है कि रेजिस्टेंट और नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं बिलियंस में। नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रिसीव न्यू DNA, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड थ्राइव। और ये पूरा का पूरा आपका जो फॉर्मूला है, ये आपका जो प्रोसेस है, ये हमें देखने को मिलता है विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। राइट सर? ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि AMR क्या होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि AMR डेवलप कर लेते हैं उनको टेक्निकल भाषा में सुपर बग्स का नाम भी दिया गया है। अगर AMR की बारे में इंडिया में बात करें तो इंडिया को एपिसेंटर ऑफ AMR कहा गया है। रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज बीन लेबल्ड एज द एपिसेंटर ऑफ AMR। इनफैक्ट जो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मंत्रालय है, दे हैव आइडेंटिफाइड AMR एज वन ऑफ द टॉप 10 प्रायोरिटीज फॉर द मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेटिव वर्क विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमने कई सारी इनिशिएटिव्स हैं, कई सारी पहले हैं जो कि AMR को कॉम्बैट करने के लिए ली हैं। नंबर 1 आपकी आती है चेन्नई डिक्लेरेशन, जिसमें कि हमने नेशनल लेवल पे कुछ रिकमेंडेशंस पेश करी थी टू प्रमोट एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, अडॉप्टेड इन 2012, बहुत पुरानी चीज है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR को भी हमने अडॉप्ट किया था, ये 2017 से लेकर 2021 तक चलने वाला था। हमने सेपरेट शेड्यूल लेकर आए H1 ड्रग्स का। आपने देखा होगा कि कई बार आपको केमिस्ट अब जो है कुछ दवाइयां देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं, कि यानी कि ये आपको जो है आप हम लोग डायरेक्टली बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग इस चीज को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिया में AMR को कॉम्बैट करने के लिए लिए जा रहे हैं।
विद रेफरेंस टू AMR हम लोग सवाल देख लेते हैं। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली, तो ऐसा नहीं कि ये केवल बैक्टीरिया ही कॉज करता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय लैंसेट, यंग चिल्ड्रन आर मोस्ट अफेक्टेड बाय AMR, ये वाली बात बिल्कुल सही है, यंग चिल्ड्रन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। सेपरेट शेड्यूल H1 रेगुलेट्स द सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही होगा। ऐसा नहीं कि केवल बैक्टीरिया ही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो AMR में इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स कुछ भी हो सकता है। जब वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो उसको हम लोग सरल भाषा में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया की रिपोर्ट सामने आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी उतनी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस शायद नहीं मिल रही है, बिकॉज इसमें कुछ कुछ हम लोग ऐसी एब्रेशंस देख रहे हैं, कुछ कुछ हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट स्टिल अगर हम देखें डाउन द लाइन लॉन्ग रन में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखने वाले हैं। मे बी शायद 5 या 10 साल लग जाए, शायद 15 साल लग जाए, लेकिन ये बात तय है कि हमें भारत में, इनफैक्ट दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही जो है वो ट्रेंड दिखने वाला है। सो ये रिपोर्ट रिलीज करी थी बाय द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, दैट इज नीति आयोग। उसके बाद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा संस्थान है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इनका ही एक इंडिया बेस्ड आपको संस्थान देखने को मिल जाता है। दे रिलीज्ड बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट इन जनवरी 2022। इन्होंने बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या कहा था, अगर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊं तो इन्होंने कहा था कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ कुछ कदम लेने चाहिए। फिलहाल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि इन्वेस्टर्स उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, लोग उतना पैसा नहीं निवेश कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है उसको लेकर गवर्नमेंट उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है। सो रिपोर्ट का यह कहना है कि सबसे पहली चीज तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का रिकग्निशन दे देना चाहिए। आपने नाम सुना होगा, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा होगा, समथिंग कॉल्ड एज PSL नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करने का कोशिश करती है। एक तरीके से गवर्नमेंट बेसिकली इन सेक्टर्स में ज्यादा निवेश लाने का प्रयास करती है, उसको PSL नॉर्म्स के तहत लेकर आकर, और ये कहा जा रहा है कि इसको PSL नॉर्म्स के तहत लाना चाहिए फॉर रिटेल लेंडिंग इन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम। अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, इसके चलते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इट विल एंश्योर अ स्विफ्ट एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन। इसके बाद इंडियन बैंक्स एंड NBFCs के पास पोटेंशियल बहुत है टू अचीव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग मार्केट साइज ऑफ ₹40,000 करोड़ बाय 2025 एंड 3.7 लाख करोड़ बाय 2030, लेकिन उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इसको PSL नॉर्म्स में नहीं लाया गया है। इसलिए इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि वो EVs को इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर के तहत भी रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाए। अगर वैसा किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर के तहत, तब भी उसको लोन्स मिलना काफी आसान हो जाएगा। ये करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं जो कि EV का सेक्टर फेस कर रहा है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, लो लोन टू वैल्यू रेशियो, शॉर्ट लोन टेन्योर्स, लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस। इस पे उतना फोकस नहीं करूंगा मैं, बिकॉज ये पार्ट साइंस एंड टेक का नहीं है, ये पार्ट इकोनॉमी का है। साइंस एंड टेक का जो पार्ट है वो बेसिकली आपका ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे ऑपरेट ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर। आप नॉर्मल जो गाड़ियां होती हैं अभी तक जो आप लोग देखते हैं, या तो पेट्रोल पे चलती है दोस्तों या डीजल पे चलती है। दोनों गाड़ियों में क्या खासियत है कि इसमें आपको जो इंजन्स देखने को मिलते हैं हमें इंटरनल कंबशन इंजन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें इलेक्ट्रिक मोटर्स देखने को मिलती हैं। इट कैन बी अ हाइब्रिड व्हीकल, इट कैन बी अ प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि इट कैन बी अ मिक्स ऑफ फ्यूल एंड गैसेस, और या फिर इट कैन बी ओनली एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूं तो आजकल आपने शायद इस गाड़ी का नाम सुना होगा, समथिंग कॉल्ड एज टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की जो EV है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मानी जाती है। उसमें बेसिकली आपको और कोई आप ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दो गाड़ियां और हैं जो कि इंडियन मार्केट में अब आ चुकी हैं, जिनको कि हम लोग हाइब्रिड कहने लग चुके हैं। हाइब्रिड दोस्तों, जिनको हम लोग हाइब्रिड का नाम देते हैं, वो बेसिकली एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होता है और साथ में उसमें पेट्रोल डलवाने का ऑप्शन भी होता है। तो ये आपका एक तरीके से हाइब्रिड बन जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी होगा, भले वो ये वाला प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, भले वो ये वाला आपका हाइब्रिड हो, उस केस में जो उसमें बैटरी का इस्तेमाल होगा वो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा, विच आर यूज्ड इन मॉडर्न बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज दे हैव अ ग्रेटर लॉन्गेविटी एंड आर एक्सीलेंट एट रिटेनिंग एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार चार्ज करो और आपका 300-400 किलोमीटर तक ये वाली बैटरी चल जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रनअप देखने को मिल जाता है।
इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कदम लिए गए हैं। ई अमृत पोर्टल है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सारा का सारा व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन NEMMP नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 सीक्स टू एनहांस नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, मिटिगेट एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और साथ ही में ईवीज को भी, ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग को, ईवीज के विनिर्माण को बूस्ट देने के लिए भी इस प्लान को लाया गया था। बहुत पुराना प्लान है। देन फेम स्कीम को लेकर यूपीएससी एंड इवन यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स, एक तो सीएससी तो है ही है, इवन जो सीडीएस है उसमें भी सवाल पूछे गए हैं। फेम का मतलब क्या है? फेम एक एक्रोनिम है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, पहले इलेक्ट्रिक था, अब इसमें हाइब्रिड जोड़ दिया गया है, ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू एनहांस हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। इसका दूसरा चरण है, उसको भी सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, टू स्टिमुलेट द मार्केट ऑफ ईवीज एंड डी लाइसेंस दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, यानी कि हम लोग जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये इतना ज्यादा इसको सरकार पुश कर रही है कि इंडिया में जो अब आपके पेट्रोल पंप्स थे, जहां पर आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते थे, वहां पर आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी वहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी सरकार का प्रयास है कि हम लोग हर गली मोहल्ले में, हर हाईवे पे हम लोग आपको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी देने वाले हैं। तो ये फेम इंडिया स्कीम है, आपके सामने है। इसका फेज 2 लॉन्च किया गया था। फेम मैं आपको बता चुका हूं क्या चीज है। इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो मैंने पहले भी बात किया था, ठीक है। इसके तहत हम लोग चार्जिंग स्टेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंसेंटिवाइजिंग द बायर्स, पब्लिसाइजिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको अगेन मालूम होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको दूसरी गाड़ियों में अभी तक देखने को नहीं मिल रहे थे। अंडरस्टूड गाइस। इसके साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। NEMMP 2020 सीक्स टू एनहांस नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेट एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है। फेम स्कीम वाज लॉन्च टू एनहांस हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ये सवाल जो आया था फेम को लेकर, बिल्कुल बेसिक सवाल आया था कि फेम की जो आपकी स्कीम है ये बेसिकली किस चीज के लिए लाई गई है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून्स सरफेस। इसमें मैं आपके साथ जो मिशन की बात करूंगा, ये मिशन असल में चाइना का मिशन है, जिसको चैंगी 5 के नाम से जाना जाता है। तो चाइना का जो चैंगी 5 मिशन था, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि मून पे जाना है और मून से जाकर के कुछ सैंपल्स को इकट्ठा करके वापस धरती पे लेकर आना है, और ये इस मिशन में सक्सेसफुल भी हुआ था। China's Chang'e 5 lunar probe finds first on-site evidence of water on the moon's surface। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, आपके सामने है। ये देखिए, ये पत्थर था जो कि ये लोग मून से लेकर आए थे, इसको धरती पे लेकर आए, इसको जूम इन करके दिखाया हुआ है, और इस पत्थर में इन्होंने देखा कि पानी के कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पानी का जो इसमें अवेलेबिलिटी था, जो इसमें पानी का कंपोनेंट था, वो एक्चुअल में काफी कम था, लेकिन हाँ, इन्होंने इतना जरूर यहां पे बताया, एस्टैब्लिश किया कि यस, पानी हमें देखने को मिला है। फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द मून्स सरफेस हमें देखने को मिला है। प्रेजेंस ऑफ वाटर हैड बीन अर्लियर कंफर्म्ड, लेकिन लैंडर ने, जो यहाँ पे इनके साथ लैंडर भी गया था, इट हैज नाउ डिटेक्टेड साइंस ऑफ वाटर इन द रॉक्स एंड सॉइल। तो लैंडर जो है, ये बेसिकली लूनर प्रोब में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपका ऑर्बिटर होता है, एक आपका लैंडर होता है, एक आपका रोवर होता है। लैंडर जो है वो वहां पे सरफेस पे जाके लैंड करेगा, रोवर वहां पे ऊपर एक तरीके से हवर करेगा, और ऑर्बिटर जो है वो ऑब्वियसली मून के आसपास ऑर्बिट करेगा। तो लैंडर वहां पे जाकर के पत्थर को उठा करके धरती पे लाया है, जिसमें कि उनको देखने को मिला है कि जी हाँ, इसमें पानी हमें देखने को मिला है। फाइंडिंग्स क्या है? जो लूनर सॉइल वो लोग लेकर आए हैं, एट द लैंडिंग साइट कंटेन्स लेस देन 120 पार्ट्स पर मिलियन वाटर एंड लाइट वेसिकुलर रॉक कैरीज 180 ppm विच आर मच ड्रायर देन दैट ऑन अर्थ। यानी कि धरती की तुलना में जो वहां से पत्थर हम लोग लेकर आए हैं, सॉरी चाइना के लोग लेकर आए हैं, वो ये बताते हैं कि भाई उसमें पानी की जो मात्रा है वो असल में बहुत ही कम है। अब इसमें पानी की मात्रा आई कहां से? थोड़ी बहुत। तो सोलर विंड्स जो कि आती हैं, जो कि सूर्य से ही आती हैं, कहा जाता है क्योंकि सोलर विंड्स अपने साथ हाइड्रोजन लेकर आती हैं, हाइड्रोजन से ही पानी बनता है। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्हीं की वजह से यहां पर हमें ह्यूमिडिटी में एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला हो, जिसके चलते उन पत्थरों में हमें ये वाला पानी देखने को मिल रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि पानी अगर वो लेकर आए थे तो इतना पानी चला कहां गया? तो मून जो है वो सूख चुका है, बिकॉज डी गैसिंग हो चुकी है ऑफ इट्स मैंटल रिजर्वॉयर। जो फिनोमेना हमें धरती पे देखने को मिला था
सिमिलर फिनोमेना हमें मून पे देखने को मिला है कि पहले सोलर विंड्स पानी लेकर तो आई, लेकिन डी गैसिंग के बाद क्या हुआ कि जब गैसेस उसमें से निकली तो साथ ही में पानी भी उसमें से चला गया, तो वाटर वेपर भी उसमें चला गया, जिसकी वजह से मून जो है वो कंप्लीटली अब ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा जो आपका कार्यक्रम है ये किया गया था चांगी 5 लूनर मिशन के द्वारा, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के द्वारा इसको किया गया था। इसका मिशन वही था, टू लैंड इन द मून्स रमकर रीजन ऑफ द मून एंड रिटर्न विद सैंपल ऑफ द लूनर रॉक। इट कंप्राइजेज अ लूनर ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड एन असेंट प्रोब। ठीक है, ये आपके सामने है चांगी 5 का मिशन, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल, इस तरह के सवाल बहुत कॉमनली यूपीएससी पूछता है। इट बिलोंग्स टू जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, साफ साफ गलत है। इट द गोल इज टू लैंड इन द मॉन्स रमकर रीजन ऑफ द मून एंड रिटर्न द सैंपल ऑफ द लूनर रॉक। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब बन जाता है। राइट, लास्ट में कुछ हम लोग छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। एसएसएलवी मिशन के बारे में चर्चा असल में पहली बार जनवरी के महीने में हुई थी। इसरो ने कहा था कि हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, हालांकि लॉन्च डिले हुआ, लॉन्च जाकर के हुआ अगस्त 2022 में। उसमें भी दिक्कत आई कि हमारा जो पहला लॉन्च था एसएसएलवी का वो फेल हो चुका था। इसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 56 करोड़ रुपए लगाए गए थे और ये मिशन का जो लॉन्च था वो फेल हो चुका था। एसएसएलवी है क्या चीज? एसएसएलवी बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें आपको तीनों स्टेजेस सॉलिड देखने को मिलती हैं और ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। लॉन्च सैटेलाइट्स इनका वजन 500 किलो से भी कम होता है इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। आने वाला जो टाइम है वो छोटी सैटेलाइट्स का टाइम है, नैनो सैटेलाइट्स, क्यूब सैटेलाइट्स के नाम से कहा जाता है। तो उसको लॉन्च करने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, लेकिन ये जो मिशन था ये फेल हो चुका था बिकॉज इसने गलत ऑर्बिट को चूज कर लिया था, जिसकी वजह से ये असल में सही ऑर्बिट में लैंड कर नहीं पाई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये फेल हो गया था। इसके बारे में और जानकारी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं अगस्त के करंट अफेयर्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सेकंड न्यूज सोलर फ्लेयर को लेके है। जनवरी में हमें खबर मिली थी कि सन एमिटेड अ लार्ज सोलर फ्लेयर विच वाज ऑब्जर्व्ड बाय नासा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। ये एक सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है जो कि सन की मैग्नेटिक एनर्जी से निकलता है। सोलर फ्लेयर में जो एनर्जी आती है ना, वो सन के जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको एनर्जी प्रदान करते हैं और अल्टीमेटली हमें सोलर फ्लेयर जो देखने को मिलती है वो बेसिकली ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड टू लाइट एंड हीट एनर्जी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर से बोलता हूं, सन की जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू लाइट एंड हीट एनर्जी, जिसकी वजह से हमें सोलर फ्लेयर यहां पे देखने को मिलता है। Sometimes solar flares are also cause hot plasma to be ejected from sun, causing a solar storm. आपको एक होमवर्क देता हूं, आप चेक करिए कि सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म और सोलर विंड में हमें क्या क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 थिंग्स। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हो सकती है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने कई सारी चीजों को डिस्कस किया आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक। ये भी शुरुआत है, और भी सेट्स आपके लिए पेश करूंगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर सेट नंबर 2 जो कि जल्दी आपके लिए लाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।